जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। देखिए, पिछले इस चैप्टर के वीडियो में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि आप लोगों को पहला तो साझेदारी का पुनर्गठन और साझेदारी किन-किन स्थितियों में होता है उसके बारे में बताया था। ये पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने लाभ-हानि के अनुपात में अगर परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में जो साझेदारी का पुनर्गठन होता है, उसको पूरा डिटेल के साथ समझाया था, उदाहरण के साथ। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला आज की का ये वीडियो है, जो कि पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में। देखिए, नाम से स्पष्ट है, पुनर्मूल्यांकन मतलब कि फिर से मूल्य का आकलन करना। ठीक है, फिर से मूल्य का आकलन करना, चाहे किसी भी चीज का हो। आप किस फर्म के पास कोई संपत्ति है, आपने 10 साल पहले खरीदा था, वो उस समय आपने 10 लाख का खरीदा था। आज उसका मार्केट वैल्यू क्या है? क्या वो 10 लाख का ही रह जाएगा? नहीं होगा। वो उसका कीमत बढ़ जाएगा। अगर संपत्ति है तो उसका कीमत क्या होगा? बढ़ जाएगा। हो सकता है वो आज 15 लाख का, 20 लाख का हो जाए। 10 लाख का उस समय था, अब 20 लाख का। वो जो मूल्य है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है आपको, उसी को क्या कहेंगे, पता करना, उसका लेखा-जोखा करना, क्या पुनर्मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन है। उसको खाता में लेखा-जोखा करना क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता। जो खाता में लिखते हैं उसको पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब इसका परिभाषा देखिए, जब किसी साझेदारी फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, कोई पुराना साझेदार सेवानिवृत्त रिटायरमेंट लेता है, उसका मृत्यु हो जाता है, या फिर किसी भी तरीके से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। साझेदारी का पुनर्गठन किन-किन स्थिति में होता है, वो आपको मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, साझेदारी का पुनर्गठन इन इन स्थितियों में हो जाता है। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, मतलब कि नया साझेदार जुड़ता है, कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है, साझेदार का मृत्यु हो जाता है, लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, या फिर 2 फर्मों का एकीकरण हो जाता है। इन स्थितियों में क्या होता है, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों में, इनमें से किसी भी एक, ऐसा नहीं है कि एक स्थिति में आपको नहीं बनाना पड़ेगा पुनर्मूल्यांकन खाता। आपको हर एक सिचुएशन में, जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, हर एक सिचुएशन में आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना ही पड़ेगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके 12th क्लास में। देखिए, इस वास्तविक यानी कि मूल्य को, जो भी संपत्ति है, उसका ऐसा तो नहीं है कि आप आकलन कर लेंगे, हाँ, ये 10 साल का 10 लाख का था पहले, अभी होगा 15 लाख का अंदाज़ा, ऐसा नहीं है। आपको वास्तविक मूल्य पता करना पड़ेगा। तो इस वास्तविक मूल्य को निकालने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है? अब इसको थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं। पहला तो पॉइंट आपको पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने समझा दिया डिटेल के साथ। पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है ये भी बता दिए, कब बनता है ये भी बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद आपको क्या बनाना पड़ता है। देखिए, जनरल एंट्री आपके फर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आपको करना पड़ता है। जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद ही आप लेजर बनाएँगे। अब लेजर इसमें नहीं बनाना होता है, तो देखिए, लेजर की जगह पे ही आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जनरल एंट्री तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जनरल एंट्री एक नॉर्मल खाता होता है। उसमें आपने कितना का सेल किया, आपको कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का आपने खरीदा था, उस सभी चीज़ों को आपको इस जनरल एंट्री में लिख करके रखा जाता है। बाद में फिर इनको अलग-अलग ये करके, फिर उसको समराइज़ करके एक अलग खाता बनाया जाता है, उस जिसको लेजर कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपको सही जानकारी इसमें लिखना है। तो सही जानकारी अगर आप कहीं से भी, आप पहली बार में सही जानकारी किसी खाते में डालने की कोशिश करेंगे, तो गलती हो सकता है। बाद में फिर दूसरा कारण ये भी है कि हो सकता है कि आपको इस खाते में कुछ गलती होगी आपका। अब इसको वेरीफ़ाई कैसे करेंगे कि ये खाता गलती है या फिर पुराना जो भी गलती हो गया, तो उसको सही कैसे करेंगे? उसकी के लिए क्या किया जाता है, जनरल एंट्री करना ज़रूरी होता है, ताकि जनरल एंट्री को देख कर के ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर जनरल एंट्री में गलत है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी गलत होगा, और अगर जनरल एंट्री में सही है, तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर गलत है, तो उसको सही किया जा सकता है। तो इसीलिए जनरल एंट्री पहले बनाया जाता है। तो जनरल एंट्री में अगर पुनर्मूल्यांकन खाता होने पर जनरल एंट्रियाँ कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहला, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। देखिए, इस चैप्टर का आपको इस पूरा का पूरा ये जनरल एंट्री समझाने से बेहतर है आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसको मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर
आपकी कोई संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, तो वो आपके लिए लाभ है, ठीक है? संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो वो आपके लिए लाभ है। वहीं संपत्ति का मूल्य अगर घट गया, तो वो आपके लिए हानि है। आपके पास संपत्ति था 10 लाख का, अभी 5 लाख का हो गया, तो आपको लॉस हुआ। वहीं पर अगर बात करें आपकी लायबिलिटी मतलब कि दायित्व, इसको अगर ये अगर बढ़ता है, तो ये आपके लिए क्या है? लॉस है। आपके पास मान लेते हैं, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आपके पास पहले आपको 10 लाख का लोन था, ठीक है? ये आपका दायित्व था। तो अभी क्या हुआ, ये बढ़ करके 12 लाख का हो गया, तो ये आपका बढ़ गया, ये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको लॉस हो गया। लेकिन क्या हो सकता है कि आपका पहले तो 12 लाख था, अब ये हो गया 5 लाख का, कम गया। तो इस सिचुएशन में आपको कम पैसा देना पड़ेगा, कम खर्चा होगा, तो ये आपका प्रॉफ़िट है। तो इस चीज़ को क्या है, इसमें जो भी आपको प्रॉफ़िट होगा या फिर लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट में, ठीक है? जितना भी प्रॉफिट होगा आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और जितना भी लॉस होगा उसको क्या कहेंगे, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो बस इसी चीज को यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट आप लोग देख लीजिए, जनरल एंट्री कैसे करना है उसको देख लीजिएगा। तो अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो भी आपके लॉस हो रहे हैं उनको क्या कहेंगे, आप डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ डेबिट देख लीजिए, यहाँ क्रेडिट देख लीजिए। तो जो भी आपको देखिए एसेट्स अकाउंट में अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब कि संपत्ति आपकी घट रही है, तो ये आपके लिए लॉस है, तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका लायबिलिटी, अब आपको पता चल गया, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपका बढ़ गया, तो वो लॉस है, उसको इस डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रोविजन अकाउंट मतलब कि क्रिएशन और प्रोविजन, प्रोविजन अगर आप क्रिएट करते हैं तो आपको पे कर भी तो करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको लॉस हो रहा है, तो उसको भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ से ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा आप अभी के लिए अवॉइड करिए। इसको अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ। इस जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ, इसको आप थोड़ा अभी अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि इसको अभी हम डिटेल के साथ समझेंगे, और इसका भी नीचे वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ही आपको देखना है। सबसे पहला क्या है, इसमें तो आपने जो भी था आपका लॉस उसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसको लिखना है। अगर आपकी संपत्ति का कीमत बढ़ता है तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब कि ऐसा एसेट था जिसके बारे में आपको पता नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, अब आपको पता चल गया, तो वो आपके लिए संपत्ति है, बढ़ गया, तो उसको इस साइड में मतलब कि जो भी तरीके से आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको इधर लिखिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया कि हाँ, इसको अभी नहीं किया आपने, ठीक है? इस अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा लगाना है, यहाँ से और यहाँ से जितना भी अपना टोटल हुआ उसका अंदाज़ा लगा लीजिए, जोड़ लीजिए कि किस साइड का ज़्यादा है। तो ज़्यादातर हमेशा आपका लाभ ज़्यादा होता है, तो मान लेते हैं कि इस साइड का ज़्यादा है। तो इस साइड में मान एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 50,000 यहाँ पे आ जाता है आपका टोटल, यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे टोटल आता है अमाउंट। तो 50,000 जो इधर ज़्यादा है, इस अमाउंट को यहाँ पे लिखेंगे और साथ में यहाँ पे भी उसी अमाउंट को यानी कि 50,000 को ही लिख देंगे। अब इस 50,000 में से आपके जो लायबिलिटी है, जो लॉस हुए हैं जितना भी, इस टोटल को आपको इस 50,000 में से इसको घटा देंगे। मान लीजिए कि इन सभी को मिला करके यहाँ से टोटल आ जाता है 30,000 का, ठीक है? 30,000 का। तो 50,000 में से 30,000 गया तो आपका 20,000 रुपया बचा, ठीक है? अब 20,000 आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को आप ऐसे तो नहीं रखिएगा, पार्टनर के अकाउंट में आपको डेबिट करना पड़ेगा। जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको देना पड़ेगा। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? आपके पास 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उस हिसाब से उनका क्या रेशियो है उस हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब आपको न्यूमेरिकल समझाया जाएगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में समझेंगे।